So be ready and fully focused because in this video we are gonna learn all those things which will gonna help us score maximum or even full marks in our upcoming assignment 2 of business statistics. सो स्टेप बाय स्टेप रहेंगे इस वीडियो में हम, ठीक है। एंड समझेंगे पिछली बार से क्या गलतियाँ थी जो हमने करी थी, जो हमें अब नहीं दोहरानी है। पिछली बार क्या हुआ था ना, असाइनमेंट 1 में ना तो मुझे ना तो आप में से किसी को भी अच्छे से पता था कि क्या आने वाला है, किस तरह से क्या होने वाला है। बट स्टिल मैंने बनाई थी एक वीडियो जितना मुझे आ रहा था उसके बेसिस पे, एंड मोस्टली बच्चों ने वीडियो देखी भी थी एंड मे भी आपकी हेल्प भी हुई होगी उस वीडियो से। बट चेकिंग बहुत डेंजर हो गई, चेकिंग कुछ ज़्यादा अलग लेवल की हो गई बेसिकली, है ना। उस चेकिंग की वजह से मोस्टली बच्चों के आंसर सही थे बट स्टिल उनके मार्क्स कट गए। तो देखेंगे वो क्या गलतियाँ थी एंड हमें रिपीट नहीं करनी है। एंड समझेंगे कि अपकमिंग टॉपिक क्या आने वाला है एंड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एंड कैसे सॉल्व करना है उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिसन, हमारा अपकमिंग जो असाइनमेंट 2 है उसका टॉपिक है वही है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो जो भी हमारी जितनी हमारी केस स्टडीज़ आएंगी, आई गेस सबको अलग अलग मिलती है। सेट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट्स में होता है। कोई सी भी केस स्टडी हो वो बेस्ड होगी इन 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही। डायरेक्शन, फर्स्ट डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ, सेकंड कॉजल रिलेशनशिप बिकॉज आर बेसिकली आर स्क्वायर, है ना, कॉजल रिलेशनशिप बेसिकली आर स्क्वायर। थर्ड प्रिडिक्शन एंड एरर, मेनली एरर की बात होती है। ठीक है, ये 3 चीज़ों पे बेस्ड होगी कोई हमारी केस स्टडी हो, समझ गए। सो टू एक्सप्लेन दिस इन मोर डिटेल आई हैव टेकन वन केस स्टडी। तो सी दिस वन, फर्स्ट मैं रीड कर लेता हूँ इसको एक बार। A Delhi-based preparation startup, EduRise Coaching, runs weekend batches for competitive exams. Management wants to understand how students' weekly practice hours relate to their mock test scores and whether they can use this relationship to set performance targets and design incentive schemes for tutors. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि कोचिंग थी जिसको काइंड ऑफ ये पता करना है कि कोई रिलेशनशिप है, लाइक कोई कुछ किसी तरह से ये जो बच्चे हफ्ते में कुछ घंटे पढ़ते हैं उनके इतने मार्क्स आते हैं, जो बच्चे उनसे ज़्यादा पढ़ते हैं उनके इतने मार्क्स आते हैं। तो इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन देयर लाइक स्टडी आवर्स एंड मॉक टेस्ट स्कोर्स, है ना। ये जानना चाहते हैं वो कि जितने घंटे उस बच्चे ने पढ़ा क्या उससे उसके मार्क्स में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये जानना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे तो गिवन है, ड्यूरिंग 1 मंथ एड्यूराइज सेलेक्ट्स अ सैम्पल ऑफ 7 स्टूडेंट्स, इसलिए एन दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल कितने थे हमारे पास, एन दिया हुआ है, फ्रॉम वन बैच एंड रिकॉर्ड्स एक्स। अब देखो यहाँ पे गिवन है एक्स एंड वाई गिवन है, एक्स मतलब इंडिपेंडेंट, वाई मतलब डिपेंडेंट। ठीक है, गिवन है पहले से, बट मे बी ना गिवन हो, तुमको ना गिवन हो, तुम्हें खुद ही पता करना पड़े, है ना। तो ऑल दो इसमें पढ़ के पता लगा सकते हो तुम। वीकली प्रैक्टिस आवर्स रिलेट टू द मॉक टेस्ट, है ना। तो जो पहले लिखा हुआ है वो हमारा एक्स हो जाता है बेसिकली, एंड जो बाद में लिखा हुआ है ये जो है ना, इससे रिलेट करवाना चाह रहे हैं ये लोग। ठीक है, इस चीज़ को इससे रिलेट करवाना चाह रहे हैं, मतलब जो पहले लिखा हुआ है ना वो एक्स हो गया बेसिकली, वो इंडिपेंडेंट हो गया। इसकी वजह से कितना चेंज आता है इसके अंदर, ठीक है, मार्क लाइक आर्ट्स की वजह से कितना आता है चेंज मार्क्स में। तो इसमें देख के समझ सकते हो तुम कि आर्ट्स इंडिपेंडेंट है एंड मार्क्स डिपेंडेंट है किस पे, आर्ट्स के ऊपर। अगर मान लो ऐसे आ जाए एक्सपेंस का एंड डिमांड का, लाइक इनकम का एंड डिमांड का, तो किसको लोगे इंडिपेंडेंट, किसको लोगे डिपेंडेंट। सोचो किसको लोगे इंडिपेंडेंट, किसको डिपेंडेंट लोगे। अगर एक इनकम दी, एक डिमांड दी हुई, एक डिमांड दी हो, सिंपल सी बात है, इनकम को लेंगे इंडिपेंडेंट एंड डिमांड को लेंगे डिपेंडेंट। सिंपल सी बात है, इनकम ही नहीं होगी डिमांड कहाँ से होगी, है ना। तो हो सकता है कि तुम्हें खुद ही पता लगाना पड़ जाए कि इंडिपेंडेंट क्या है डिपेंडेंट क्या है। बिकॉज ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द क्वेश्चंस ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसके ना काम नहीं हो पाएगा आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे तो दिया हुआ है पहले से कि ये इंडिपेंडेंट है एंड ये डिपेंडेंट है, बट मे भी हो सकता है ना दिया हो तुमको, तो तुम पता करना, ठीक है, सोच समझ के पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे से, आई गेस ना तुम कर ही लोगे। ठीक है, इतना हो गया। फर्स्ट थिंग जो हमें पता करनी है कि इंडिपेंडेंट कौन सा डिपेंडेंट कौन सा है। तो यहाँ पे तो पहले से गिवन था, एक्स वीकली आर स्पेंड ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, स्कोर आउट ऑफ 100 एंड ऑफ द मंथ स्कोर टेस्ट, मॉक टेस्ट स्कोर्स बेसिकली। ठीक है, यहाँ गिवन है। तो पहले हमने फर्स्ट स्टेप, लाइक देखो स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने, तो बड़ा कर देता हूँ। फर्स्ट हमने क्या किया, अच्छे से पढ़ा क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़ा एंड पढ़ के हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को पता कर लिया। ठीक है, अच्छे से पढ़ के, यही करना है तुमको भी, अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, तुम अच्छे से
यही तुमने गलत करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ने में अच्छे से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं। करंट बिलीफ क्या है हमारा, एटलीस्ट 7 आवर्स पर वीक गिव्स अस अराउंड 55 to 60 मार्क्स। ये हमारा करंट बिलीफ है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या फर्स्ट क्या पूछ रहा है हमसे। यूजिंग suitable numerical measures from your syllabus, quantify the direction and strength of relationship between practice hours and mock scores, ठीक है। And briefly explain what your results implies about the statement more hours lead to higher marks। तो सिंपल हमसे इतना कहा गया है कि डायरेक्शन पता करो, क्या डायरेक्शन है, बेसिकली कोरिलेशन पता करने को कह रहा है ये। जहाँ वो डायरेक्शन तुमसे कह देना पता करने के लिए, तो इट्स सिंपली आस्किंग फॉर कोरिलेशन, ठीक है। डायरेक्शन मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, लिख दूँ कहीं पे क्या, डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। डायरेक्शन समझ जाना है, डायरेक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव की बात कर रहा है। अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिख देना, लाइक नेगेटिव, या फिर जो यहाँ पे लिखा हुआ ना, लेट मी शो पहले का आंसर। डायरेक्शन, द पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स और डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, है ना। या फिर डायरेक्शन यू कैन से डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप लिख सकते हो, ठीक। डायरेक्शन जब भी आए तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई एक लिख देना, दोनों में से दोनों लिख सकते हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप लिख सकते हो। एंड अगर नेगेटिव आ जाए, अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कोई रिलेशन वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए, द नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स इनडायरेक्ट और नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। डायरेक्शन में लिख देना तुम ये, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में लिख सकते हो, चाहो तो पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन में लिख सकते हो, या तो वो भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्शन जब भी पूछा जाए तो समझ जाना निकालना है कोरिलेशन। डायरेक्शन या स्ट्रेंथ जब भी पूछी जाए तो समझ जाना निकालना है कोरिलेशन, ठीक है। एंड अगर वो पॉजिटिव हुआ तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंड अगर नेगेटिव हुआ तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। और यू कैन से इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है नेगेटिव में, एंड पॉजिटिव में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। एंड अगर बात होती है स्ट्रेंथ की, है ना, अगर बात हो रही है स्ट्रेंथ की, तो हमें एक्चुअल कोरिलेशन की वैल्यू को देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कैसे करा है। यहाँ पे पहले मैंने कोवेरियंस निकाला, समझेंगे समझेंगे, अभी तुम ये देख लो बस, तुम क्या क्या किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे कोरिलेशन निकाला, अब देखो ये 99 नहीं 0.997 आ रहा है, एंड आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता, मगर कोरिलेशन की वैल्यू ना -1 से लेके 1 के बीच में ही होती है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ही होती है कोरिलेशन की वैल्यू, ठीक है। तो या तो 1 भी हो सकती है, तो -1 भी हो सकती है। तो देखो ये 1 के कितना पास में है, कितना करीब है ना 1 के, ये 0.997 बहुत करीब है ना। तो यू कैन से अ वैल्यू सो क्लोज टू 1, यहाँ ब्रैकेट में करके लिख देना 0.997 लिख देना, ठीक है, समझ गया ना, 997 लिख देना यहाँ पे। इंडिकेट्स एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लीनियर रिलेशनशिप, है ना, ऐसे ये कमेंट करके आना तुम वहाँ पे अपने हिसाब से, अपने अपनी जैसे जो तुम्हारे मन में आए, ठीक है। ये तो बेसिकली चैट जीपीटी की लैंग्वेज है, सर पहचान जाएंगे। अगर तुमने डायरेक्ट फ़ोन से लिखे देख कर दिया, फ़ोन निकाल के, सर पहचान जाएंगे, ठीक है, सर बहुत होशियार है इस मामले में। तो अपनी भाषा में बना के लिख के आना, ठीक है, रट्टा मार के मत जाना ये वाला, अपनी लैंग्वेज में लिख के आना कि वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, लाइक स्ट्रेंथ इज़ वेरी हाई, बिकॉज लाइक इफ मैं अगर अपने दिमाग से बना के लिखूँ तो आई कैन से द स्ट्रेंथ इज़ वेरी हाई बिकॉज द वैल्यू इज सो क्लोज टू 1 विच इज़ 0.997, ठीक है, ऐसे लिख के आ जाना। तो वेन एवर ही इज़ टॉकिंग अबाउट, लाइक वेन एवर द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, तो देखना कितनी वैल्यू है, एंड वो वैल्यू कितनी क्लोज है 1 के, है ना। अगर 1 के क्लोज है, जितना 1 के क्लोज होगी उतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगी, एंड जितना 1 से दूर होगी, 1 से दूर मतलब -1 के पास, है ना, लाइक जितना 1 से दूर होगी उतनी कम स्ट्रेंथ, है ना। अब ये मत लिख देना हो सकता है -1 के पास हो, तो इसका मतलब हुआ वेरी लेस स्ट्रेंथ, वेरी लेस स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रेंथ बहुत कम है, ठीक है, समझ गए क्या क्या कमेंट करना है। सो फर्स्ट थिंग क्वेश्चन पढ़ना, डायरेक्शन एफ दिखाई दे स्ट्रेंथ तो समझ जाना निकालना है कोरिलेशन, ठीक है। एंड डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव देखना, एंड स्ट्रेंथ मतलब देखना कितने पास है 1 के,
जितना 1 से पास होगी, पॉजिटिव 1 से जितना पास होगी उतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, एंड जितना दूर होगी उतनी लेस स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑफ रिलेशनशिप प्रैक्टिस आस मॉक स्कोर्स, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन, आप अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करते हैं आप, ठीक है। देखो मैंने कैसे करा हुआ है, ऐसे आपको करके आना है। हाँ, ये वर्डिक्ट आपको अपने हिसाब से लिखना है बना बना के, लेकिन जो कैलकुलेशन करी है वैसे ही करके आनी है जैसे मैंने करी है। सब पहले टाल लेने दो एक बार, ठीक है। तो ये पढ़ लो एक बार, डायरेक्शन स्ट्रेंथ बिटवीन टू वेरिएबल्स। सो लिसन, देयर आर टू मेजर्स फॉर दिस, कोवेरियंस, यूनिट सेंसिटिव। हाँ, अब खाली कोरिलेशन क्यों करना है, मैं खाली कोरिलेशन बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ना को एक और होता है कोवेरियंस भी होता है, बट ना कोवेरियंस इज यूनिट सेंसिटिव, सो वी ऑलवेज यूज कोरिलेशन। एंड आई डोंट नो तुम्हें पता है कि नहीं पता, बट अगर तुम्हें निकालना है कोरिलेशन, सो उसमें ऑटोमेटिकली ही कोवेरियंस भी निकल जाता है ऑटोमेटिकली ही, ठीक है। कोरिलेशन, वेन एवर क्वेश्चन आस्किंग यू टू फाइंड, कंपेयर डायरेक्शन स्ट्रेंथ और बोथ, ऑलवेज फाइंड कोवेरियंस, फर्स्ट कोवेरियंस फाइंड करना है, देन विद द हेल्प ऑफ कोवेरियंस फाइंड कोरिलेशन एंड डू ऑल आंसर विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय, देखो ये सिंबल होता है, ठीक है। इस सिंबल का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो पहले देखो मैंने क्या करा, पहले देखो को अब ना, पहले क्या पूछा है क्वेश्चन, पहले क्या पूछा है, निकालो पहले कोवेरियंस, ठीक है। कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है ये, देख लो अच्छे से फॉर्मूले को, ठीक है। एक्स माइनस एक्स के मीन का, लाइक एक्स माइनस एक्स के मीन का समीशन पूरा, एंड वाई माइनस वाई के मीन का समीशन पूरा, दोनों को मल्टीप्लाई करके, लाइक रुको रुको, एक्स माइनस एक्स का मीन इंटू वाई माइनस वाई के मीन का पूरा समीशन डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा हमको, ये कैसे मिलेगा, पहले तो हमने यहाँ पे लिखा एक्स, ठीक है। यहाँ एक्स लिख लिया, कहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है ना एक्स एंड वाई लिखा हुआ, लिख लिया यहाँ से देख देख के, ठीक है। देन मीन निकाला यहाँ पे, समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, मीन निकाल लिया, वाई का मीन निकाल लिया, देन एक्स माइनस एक्स का मीन निकाला, ठीक है, एंड वाई माइनस वाई का मीन निकाला, देन दोनों का स्क्वायर कर दिया। ये बाद में काम आएगा, ठीक है। अभी तो हम ये वाला देख रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स माइनस एक्स के मीन का एंड वाई माइनस वाई के मीन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यूज़ कुछ आ गई, 3 माइनस माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू 30, 14, 3 वैल्यूज़ ये आ गई, सबका सम कर दिया तो आए 92। तो यही हमसे पूछा यहाँ पे कोवेरियंस में, ठीक है। तो मैंने ऊपर 92 लिख दिया, दिख रहा है, एंड डिवाइड बाय एन था, तो एन तो 7 ही है हमारा, तो इससे हमारा कोवेरियंस आ गया, ठीक है, कोवेरियंस आ गया। एंड अगर हमारा कोवेरियंस पॉजिटिव है तो हमेशा हमारा कोरिलेशन पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला था कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये, अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स का मीन डिवाइड बाय एन, सिमिलरली वाई के लिए भी अंडर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई का मीन अंडर रूट में एन, ये फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा मैंने मिस कर दिया फॉर्मूला में, ये ना स्क्वायर होता है, इसके ऊपर स्क्वायर होता है यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर भी होता है। सिग्मा अंडर रूट में एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन, यहाँ पे सिग्मा वाई माइनस वाई के मीन का स्क्वायर डिवाइड में एन, ये गलती मत करना, ठीक है। मैंने गलती से कर दिया यहाँ पे, पर तुम मत करके आना है, फॉर्मूला देख लो अच्छे से क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे। तो पहले मैंने क्या करा, सिग्मा निकालता हूँ पहले मैं एक्स माइनस एक्स के मीन का स्क्वायर का, ठीक है, होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे मेरा एक्स माइनस एक्स का मीन था, है ना ये, एन फिर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। अच्छा स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, सोचो, आना चाहिए डाउट मन में, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम लोग। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ना हमको चाहिए होता है हमेशा पॉजिटिव, है ना, हमेशा हमेशा पॉजिटिव चाहिए होता है हमको, हमेशा कुछ भी आंसर देने के लिए ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव वैल्यू। एंड अगर हम बिना स्क्वायर करके कर देंगे ना, तो क्योंकि प्रॉपर्टी होती है एक्स माइनस एक्स की मीन की कि सम करने में जीरो ही आ जाएगा, सम करो जीरो आएगा हमेशा, इसकी प्रॉपर्टी होती है सम जीरो आता है इसका हमेशा, समझ रहे हो बात। तो टू एलिमिनेट दिस वी ऑलवेज डू स्क्वायर, तो फॉर्मूले की बात होगी, क्यू स्क्वायर करते हैं हम लोग हमेशा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दिया, इन सम कर दिया, 28 आया, वैसे इसका कर दिया 304 आया। समझ में आ रहा है ना सब कुछ कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ ताकि मैं निकाल पाऊँ स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको मैं पुट कर पाऊँ कोरिलेशन के फॉर्मूला में, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूँ बेसिकली मैं। तो हमारा फॉर्मूला से पुट करी वैल्यूज, 28 आया ऊपर, नीचे 7 आया, है ना। अब अंडर रूट 4 आया। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए एक, कि हमने तो भाई पढ़ा था, जो मैथ्स वाले बच्चे होंगे,
अंडर रूट में अगर x लिखा होता है, अगर लिखा है x², तो आंसर आता है हमारा +-x आता है ना वैल्यू, ये वैल्यू आती है कुछ हमारी +-x आती है। तो खाली +2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, -2 क्यों लिखा? अब देखो, जिस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पे काम किया था ना, वो पर्पज़ हमारा ताकि ख़राब ना हो जाए। यहाँ पर्पज़ हमने स्क्वायर क्यों किया था कि हमारी वैल्यू सारी पॉजिटिव में ही आए, है ना, पॉजिटिव चाहिए होती है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव ले लूँगा तो हमारा पर्पज़ ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे से तुम डायरेक्ट लिख देना, ठीक है, पॉजिटिव ही। यहाँ +-2 मत लिखना, ठीक है, बच्चे की गलती कर देते हैं, +-2 लिखना ही मत, डायरेक्ट ही पॉजिटिव वैल्यू लिखना, सिर्फ डायरेक्ट ही पॉजिटिव वैल्यू लिख देना, ठीक है, कुछ इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करना इंडिकेट, ठीक है। समझ में आए? अभी तक मैंने क्या कर रहा हूँ, अभी तक क्योंकि मुझसे पहले पूछा था इन्होंने कि डायरेक्शन स्ट्रेंथ निकालो, तो मैं समझ गया डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ का मतलब होता है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन निकालने के लिए बस फॉर्मूला था विच इज़ कोवेरिएशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो पहले मैंने कोवेरिएंस निकाला यहाँ से, ठीक है, कोवेरिएंस निकाल लिया, देन मैंने फॉर्मूला में पुट किया, देन वी नीड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड y ऑल्सो। सो पहले मैंने अब यहाँ पे निकाला मैं स्टैंडर्ड डेविएशन x का भी एंड y का भी। समझ में आ रहा है कैसे निकाला? फॉर्मूला से पुट करके वैल्यू, ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, इसकी 2 आ गई, इसकी 6.59 आ गई, एंड देन सिंपली मैंने वैल्यू पुट करी इस फॉर्मूला के अंदर, कोवेरिएंस की वैल्यू 13.14 डिवाइड 6.59, तो ये वैल्यू आ गई हमारी अराउंड, है ना। अब ना एक और गलती बच्चे करते हैं, इसको करते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ नहीं करना है, ठीक है, किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ मत करना इस पूरे इस पूरे यूनिट में, ठीक है, किसी वैल्यू को राउंड ऑफ मत करना, किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करना तो डिसेंटली कर सकते हो, पर इतनी ज़्यादा मत कर देना भाई, ठीक है। पॉइंट के पास जैसे मान लो अगर पॉइंट 99989 लिखा है, ठीक है, तो हाँ मैं इसको राउंड ऑफ कर सकता हूँ, 989 को 9 सिंपल 9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं पूरे राउंड ऑफ करके 1 नहीं लिख सकता, ठीक है, ये 1 के बराबर मत लिख देना इसको, वरना गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये बन जाएगा परफेक्ट कोरिलेशन, जो कि ये है नहीं है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो फ़र्क है, 0.003 का गैप है, तो राउंड ऑफ नहीं करना है। हाँ लिख सकते हो अप्रॉक्स लिख सकते हो, लिख देना अप्रॉक्स, ठीक है, पर राउंड ऑफ मत करना। राउंड ऑफ हल्का फुल्का कर सकते हो, अगर मान लो बहुत सारी वैल्यू आ गई, 5-6 वैल्यू आ गई पॉइंट के बाद, तो राउंड ऑफ कर सकते हो हल्का फुल्का, बट ज़्यादा राउंड ऑफ मत करना, ठीक है। समझ गए क्या क्या करा अभी तक हमने? एंड नो डायरेक्शन, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव थी, द पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट्स पॉजिटिव डायरेक्शन। स्ट्रेंथ like the correlation value is 0.997 which is very close to 1, it means the strength is very high, ठीक है, अपने मन से बना के लिखना। अगर तुमने लिख दी ChatGPT की लैंग्वेज रट्टा मार के, तो तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे तुम्हारे मार्क्स, ठीक है, क्योंकि सर पहचान लेते हैं ChatGPT लैंग्वेज आराम से। तो मन से बना के लिखना टूटी फूटी इंग्लिश में, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इम्प्लीकेशन चाहो तो लिख सकते हो, दिस कन्फर्म्स, अच्छा हाँ चाहो तो लिख सकते, नहीं एक और क्वेश्चन था ना इसमें, ये वाला एक और क्वेश्चन तो था, ये तो हमारा ये पूछा है स्टैंड डायरेक्शन, तो एक क्वेश्चन हुआ, एक और पूछा है ना, कमेंट लाइक रिजल्ट इम्प्लाइज अबाउट ब्रीफली एक्सप्लेन, ये पूछा हुआ है कि सही स्टेटमेंट है कि गलत है, मोर आंसर टू हाईएस्ट मार्क्स। अब देखो जितना भी हमने पता करा, सिंपली कह सकते हो ना तुम कि कोरिलेशन मतलब रिलेशन बिटवीन स्टडी आवर्स एंड मार्क्स, तो इतनी हाई कोरिलेशन है, इसका मतलब कुछ तो रिलेशनशिप होगी, है ना। तो हम सिंपली कह सकते हैं दिस कन्फर्म्स दैट मोर आवर्स लीड टू हायर मार्क्स इज स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय दिस डेटा, बिकॉज कोरिलेशन बहुत हाई है। एंड अपनी भाषा में लिखना चाहो तो यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशन इज वेरी हाई, ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है, अपनी भाषा में। समझ गए क्या क्या करना था? समझ में आया पहला पॉइंट क्या करना है, जब भी लिखा मिले तुम डायरेक्शन स्ट्रेंथ समझ जाना, निकालना है कोरिलेशन, समझ गए। एंड ऑफ सेकंड वाला पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट एन अप्रोप्रिएट लीनियर इक्वेशन टू प्रेडिक्ट मॉक टेस्ट स्कोर्स। अब बनाना है लीनियर इक्वेशन। रिग्रेशन हमने पढ़ रखा है कि इक्वेशन हमारी होती है y इज इक्वल टू इंटरसेप्ट विच इज a प्लस bx, ठीक है, स्लोप इंटू x, ये हमारी इक्वेशन होती है। हमने पढ़ रखा है, सबने पढ़ रखा है, जिसने नहीं पढ़ा वो देख लो आज, ठीक है। तो मतलब हमें a और b चाहिए, ऐसा तो दीवार हमको a और b चाहिए, इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमें a और b मिल जाएगा, तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। अब दो रास्ते होते हैं, सी वी हैव टू वेज सी टू कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशन, वी कैन डू यूज
ईदर दीज टू इक्वेशन, ठीक है, ये कर सकते हो चाहो तो तुम, पेन पीला करने दो को, ठीक है, चाहे तुम ये कर सकते हो, बट ये करना सही नहीं रहेगा बिकॉज इसको तुम्हें दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा मेथड। तो कर दोनों सकते हो तुम, दो मेथड्स हैं। तो बट आई विल सजेस्ट कि ये मत करना, सर ने भी ये नहीं करवाया था, सर ने इससे करवाया था। एक है डायरेक्ट वे, डायरेक्ट हमारे फॉर्मूला एक है ना, विच इज़ बी इज इक्वल टू को रिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे मैंने खाली केस लिया हुआ है एक्स ऑन वाई ऑन एक्स का, बेसिकली वाई ऑन एक्स का केस लिया हुआ है, ठीक है, एक्स ऑन वाई का नहीं लिया हुआ। क्यों नहीं लिया हुआ सोचो, नॉर्मली अगर हमें गिवन ना हो तो हम दोनों केसेस लेते हैं, बट इस केस में भी ना, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके केस में भी है ना, कोई डेटा ऐसा ही आएगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो एंड दूसरा डिपेंडेंट हो। इसका वैसा वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसे ही कोई क्वेश्चन आएगा। जैसे देखो यहाँ वैसा वैसा पॉसिबल है, यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि मॉक टेस्ट इंडिपेंडेंट है एंड आस डिपेंडेंट है, ये तुम नहीं कह सकते ना भाई। ये कैसे हो सकता है कि मॉक टेस्ट मार्क्स इंडिपेंडेंट हो जाए एंड आज डिपेंडेंट हो जाए, तो हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल केस है ना। तो ऐसे ही आएगा, मोस्टली चांसेस है कि ऐसा ही आएगा आपके इस केस स्टडी में भी। जैसे कि एक्सपेंसेस है, जैसे कि इनकम है एंड एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो इनकम पर डिपेंड करेगी ना एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पर डिपेंड थोड़ा करेगा इनकम। तो इस केस में भी इनकम हमारी इंडिपेंडेंट हुई एंड एक्सपेंसेस डिपेंडेंट हुआ, है ना। तो ऐसा ही केस आएगा जिसमें एक डिपेंडेंट होगा एंड एक इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए हमेशा एक ही निकालना पड़ेगा आपको, आपके असाइनमेंट में भी कोई एक ही निकलेगा, समझ गए। तो इस केस में मेरा वाई डिपेंडेंट था एंड एक्स इंडिपेंडेंट था, समझ रहे हो बात। तो मैंने यहाँ पर निकाला एक्स एंड वाई, पहले जो आता है वो आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, बाद में आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहले आता है डिपेंडेंट, बाद में आता है इंडिपेंडेंट, समझ गए। तो कोई एक ही डिपेंडेंट होगा और कोई एक ही इंडिपेंडेंट होगा, इसका वैसा वैसा पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए खाली एक ही निकलेगा यहाँ पे, समझ गए। क्या कहा मैंने, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना कमेंट्स में। सिंपल फॉर्मूला पुट किया मैंने यहाँ पे, कोलेशन निकाल रखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रखा था, पुट करके वैल्यू सिंपल निकाल लिया, आंसर बी की वैल्यू आ गई। सो ये तुम्हारा बी के लिए होगा कि बी कैसे फाइंड करना है। एंड नाउ ए के लिए ये इक्वेशन है, कन्फ्यूज मत हो जाना, ये लाइन की क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पे मीन है, मीन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी इंटू मीन ऑफ एक्स, ठीक है। तो मीन भी निकाल रखा है हमने, वाई का मीन निकाल रखा है, एक्स का मीन निकाल रखा है, सिंपल वैल्यूज पुट कर दी, ए भी आ गया हमारा। तो नाउ ए एंड बी आ गया, तो सिंपल इक्वेशन पुट कर देंगे, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो हमारी इक्वेशन भी आ गई, सिंपल सी बात है। तो ऐसे बनेगी इक्वेशन हमारी, ठीक है, फॉर्मूलाज पुट करके बी का और ए का। तो जब भी हमसे कहा जाए इक्वेशन बनाओ, तो हमें बी का ये फॉर्मूला यूज़ करना है एंड ए का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, समझ गए। आई समझ में आया होगा। एंड अब क्या बोला है, एक्सपेक्टेड 8 आवर्स, अब आवर्स क्या है, आवर्स हमारा एक्स है, एक्सपेक्टेड स्कोर एट 8 आवर्स ऑफ वीक, सिंपल है, इक्वेशन बनाई ली हमने। अब यहाँ पे एक्स जगह पे 8 पुट कर दो, ठीक है। नाउ देखो ये वैल्यू आ गई मार्क्स की, सिंपल था। एंड दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एस्टिमेट अ वीकली आवर्स नीडेड टू गेट टारगेट मार्क्स, 60 मार्क्स से कितना करना पड़ेगा, है ना। हाउ मच वी नीड टू, हाउ मच आवर्स वी नीड टू स्टडी फॉर 60 मार्क्स, ये बहुत सिंपल है। अब वाई की जगह 60 पुट कर दो, आ गया हमारा आंसर। हेंस एक्सपेक्टेड स्कोर्स एट 8 आवर्स पर वीक इज इतना एंड 8.3 आवर्स। अच्छा ये दोनों में अलग अलग लिख दिया मैंने गलती से, इसको ना इस वाली क्वेश्चन को लिखना इसके बाद लिखना, एंड इस वाली को इसके बाद लिखना, समझ गए। यहाँ पे मैंने गलती से भूल गया लिखना, यहाँ पे लिखना भूल गया था गलती से, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिख दिया यहाँ पे, समझ गए ना। इतना तो समझ ही गए तुम, इतना तो कुछ मेरे को डिफिकल्ट नहीं है, ये निकाले तो लिखना तुम लिख तो तुम लोगे खुद से बना के। अब देखते हैं दूसरा वाला, इसमें एक और पॉइंट था, ठीक है, ये रहा, विच इज़ कमेंटिंग ब्रीफली ऑन यूजिंग लाइन ऑफ अ स्टूडेंट्स हु स्टडीज 14 आवर्स पर वीक। अब देखो ध्यान से, डेटा कहाँ तक दिया हुआ है, जब भी कमेंटिंग आए ना पहले डेटा चेक करना, डेटा कहाँ तक दिया है, डेटा दिया हुआ है खाली 10 आवर तक के लिए, वीकली आवर्स 10 तक का ही दिया हुआ है ना, उसके बियॉन्ड नहीं दिया हुआ कुछ भी हमारे, मतलब जितनी भी स्टडी हुई है वो इस 10 आवर्स के अंदर अंदर हुई है। लेकिन अभी हमसे क्या पूछ रहा है, निकालने को कह रहा है 14 आवर्स का, तो निकाल तो हम देंगे 14 आवर्स का निकाल देंगे, कमेंट करने निकालना पड़ेगा ना, कमेंट करके निकालना पड़ेगा पहले कमेंट करने के लिए, तो पहले मैंने निकाल दिया 14 आवर्स के हिसाब से, ठीक है, विच इज़ आया 77.82, ठीक है। यूजिंग दिस लाइन फॉर 14 आवर्स इज रिस्की बिकॉज
इट इज़ एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, ये वर्ड याद रखना। जब भी तुम्हें कमेंट करने को कहा जाए तो पहले तुम देखो डेटा, डेटा वहाँ तक है कि नहीं, डेटा वहाँ तक नहीं होगा मोस्टली, है ना। मान लो होता, अगर डेटा होता 14 आवर्स तक का, सिंपल में लिख देता 14 आवर्स लीड टू 77.82 मार्क्स, बस इतना लिख देता, और कुछ नहीं करता इसके अलावा। बट मोस्टली चांसेस डेटा नहीं होगा वहाँ तक का, तो लिखना इट इज़ द केस ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स बियॉन्ड द डेटा वी ओनली हैव डेटा अप टू 10 आवर्स। ठीक है, द रिलेशनशिप माइट चेंज, है ना। अब समझना ध्यान से बात को, ध्यान से समझना। हमने ऑब्जर्व किया खाली 10 आवर्स तक के लिए एंड हमसे कहा 14 आवर्स तक के लिए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्या तुम अंधाधुन आवर्स बढ़ा सकते हो क्या, कि हाँ अगर मैं 100 मार्क्स चाहिए तो चलो 20 घंटे पढ़ लूँगा, मैं पढ़ लूँगा 20 घंटे तो मेरे 100 मार्क्स आ जाएंगे। तुम्हें लगता है ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अगर 20-22 घंटे पढ़ रहा है रोज़ तो 100 मार्क्स आ जाएंगे? नहीं ना। मे भी हो सकता है उसका हो जाए बर्न आउट, उसका वो बीमार हो जाए, उसकी हालत ख़राब हो जाए, है ना। तो यू कांट कमेंट ऑन द डेटा सेट बियॉन्ड द गिवन वन। अगर डेटा सेट के बियॉन्ड कुछ गिवन है, जैसे 14 आवर्स के बियॉन्ड ही तो है, इसके 10 आवर्स के बियॉन्ड ही 14 आवर्स है, तो सिंपल लिख देना, सिंपल लिख देना बियॉन्ड द ऑब्जर्व्ड रेंज, है ना। द रिलेशनशिप माइट चेंज, सिंपल लिख देना द रिलेशनशिप माइट चेंज बिकॉज इट्स बियॉन्ड द ऑब्जर्व्ड रेंज एंड may other factors affect it like student burnout and और भी फैक्टर्स लाइक डिमिसिंग, लाइक इसे जो चैट जीपीटी लैंग्वेज से पहचान जाएंगे, तो अपने हिसाब से बना लिख देना। और फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि इन्वायरमेंट कंडीशंस, तबीयत ख़राब हो जाना किसी बच्चे की, लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस इफेक्ट कर सकती है, एंड ये भी लिख सकते हो डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बर्नआउट लिख सकते हो। सिंपल क्या लिखना है, फर्स्ट इट इज़ द केस ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन, है ना, वी ओनली हैव डेटा अप टू जितना तुम्हारे पास हो डेटा अप टू, है ना, एंड द रिलेशनशिप माइट चेंज बिकॉज इट्स बियॉन्ड द ऑब्जर्व्ड रेंज which may be affected by other factors like condition, environmental conditions, financial status, student burnout, diminishing returns। ठीक है, तो ऐसे लिख देना। तुम समझ गए, समझोगे नहीं, समझ ही गए होगे यार, है ना। तो जैसे तुम देखना कि कुछ भी दिया हुआ है वीक एंड वो डेटा से बाहर है, तो ये केस है एक्स्ट्रापोलेशन का, मतलब अदर फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं एंड रिलेशनशिप एक्जैक्ट सेम नहीं रहेगी जैसे हमने निकाला है अभी तक का, अदर फैक्टर भी अफेक्ट करेंगे अब उसको। तो ये सब लिखना है तुमको, अब समझ गए होगे। सो नाउ यूजिंग योर मॉडल एंड appropriate formulas from the syllabus, calculate proportion percentage of variation scores in explained by practice hours explained। देखो जब भी तुम्हें दिखाई दे ना वर्ड explained, है ना, जब भी तुम्हें दिखाई दे वर्ड explained तो ये देखो नीचे आ जाओ, कॉजल रिलेशनशिप। ठीक है, ये वाला केस, सेकेंड केस तुमने देखा ना कॉजल रिलेशनशिप, इसका ही केस है ये। जहाँ भी आ जाए एक्सप्लेन्ड वेदर चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नॉट। ठीक है, जहाँ भी तुम्हें दिखाई दे एक्सप्लेन्ड, समझ जाना आर स्क्वायर की बात हो रही है, आर स्क्वायर की बात हो रही है, मतलब कोरिलेशन के स्क्वायर की बात हो रही है, यार मतलब कोरिलेशन हुआ एंड इसका स्क्वायर की बात हो रही है, समझ गए। जहाँ भी तुम्हें दिखाई दे एक्सप्लेन वर्ड, समझ जाना ना, एक्सप्लेन वर्ड देख लो, की वर्ड है ये एक, रट लो चाहो तो इसे, मतलब बात हो रही है आर स्क्वायर की। प्रैक्टिस आर्स एंड सुटेबल मेजर्स, एवरेज प्रिडिक्शन एरर्स, मेजर्स ऑफ एवरेज साइज ऑफ प्रिडिक्शन एरर्स। ठीक है, अब एरर जब भी है तुम एरर की बात हो जाए तो समझ जाना, अब तुम निकालना स्टैंडर्ड एरर। जब भी दिखाई दे तुमको एरर, ये भी कीवर्ड है, तो समझ जाना तुमको निकालना है स्टैंडर्ड एरर। इंटरप्रेट बोथ नंबर्स इन सिंपल लैंग्वेज अबाउट मॉडल यूजफुलनेस एंड एक्यूरेसी। पहले दो नंबर निकालते हैं फिर कमेंट करेंगे, इस यूजफुलनेस एक्यूरेसी पे कमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर एक्सप्लेन ज़्यादा करा एंड एरर कम हुए तो यूज़फुल है, एक्यूरेट है, नहीं किया तो नहीं है। तो निकालते हैं, पहले फॉर्मूलाज देखेंगे देन निकालेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी थर्ड का, टू फाइंड आउट हाउ मच परसेंटेज ऑफ वेरिएशन इज एक्सप्लेन बाय वीकली प्रैक्टिस आवर्स वी नीड टू फाइंड आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर मतलब कोरिलेशन का स्क्वायर, कोरिलेशन निकाल लिया था हमने 0.997, इसका स्क्वायर कर दिया अप्रॉक्सीमेटली 0.9944 आया। इसको तुम कर लेना परसेंटेज के अंदर 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 9944% of 99.44% of variation is mock test in mock test course is explained by the weekly practice hours। मतलब
इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने कितना एक्सप्लेन किया डिपेंडेंट वेरिएबल को। ठीक है, दिस सजेस्ट द मॉडल इज हाईली यूजफुल। जितना ज़्यादा होगा ये उतना अच्छा होगा। ठीक है, एंड तुम टेंशन मत लो, एग्जाम में ना ऐसी कोई नंबर आएगा, या तो कोई आंसर से नंबर आ जाएगा लाइक 80% आ जाएगा, कोई दूर का नंबर आ जाएगा, या तो कोई पास का नंबर आएगा, बहुत पास का नंबर। तो अगर दूर का नंबर आया, बहुत दूर का नंबर आया, तो यू कैन से ना, तो यू कैन से कि समवट यूजफुल, बट उतना यूजफुल नहीं है, सीधे लिख देना यूजफुल नहीं है। ठीक है, अगर कोई बहुत दूर आए, 70% आ जाए, 60% आ जाए, तो वेरी लेस यूजफुल लिख सकते हो। बट अगर बहुत क्लोज आए, 99.99 कुछ परसेंट आया है ना, जैसे यहाँ पे 99.4% आया, मीन्स वेरी यूजफुल। समझ गए? Approximately 99.44% of variation is mock test scores. In mock test scores explained by the weekly practice hours. This suggests the model is very highly useful. जैसे हमने देखा एक्सप्लेन लिखा हुआ है, हम समझ गए कि हमें निकालना है आर स्क्वायर निकाला, मतलब कितना एक्सप्लेन करता है ये। जितना ज़्यादा होगा उतना उतना अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, जितना ज़्यादा होगा ना उतने अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ये, सिंपल सी बात है। ठीक, बहुत ज़्यादा था तो मैंने कह दिया हाँ अच्छे से करा एक्सप्लेन, मतलब मॉडल हाईली यूजफुल है। एंड नाउ निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर। इसके लिए हमें चाहिए y माइनस वाई हैट, ये हैट है, ठीक है, वाई हैट ऐसे लिखते हैं वाई हैट को। ठीक है, अब वाई हैट का मतलब सिंपली कुछ नहीं होता, हमने इक्वेशन निकाली थी ना, यहाँ पे एक हमने इक्वेशन फाइंड आउट करी थी। ठीक है, ये इक्वेशन फाइंड आउट करी, ये हमारा मॉडल है बेसिकली, है ना। अब हमारे पास वैल्यूज़ भी हैं एक्स एंड वाई की, सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, एक्स की वैल्यूज़ वाई की वैल्यूज़ भी हैं। तो इसमें वन बाय वन क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर अंदर। ठीक है, वन बाय वन पुट करेंगे, वन बाय वन पुट करेंगे। तो तुम देखोगे यहाँ पे ना जगह कम पड़ गई, तो तुम थोड़ा जगह मैनेज करके चलना। देखो जहाँ पे जगह कम पड़ गई मेरे लिए, यहाँ पे ना जगह कम पड़ गई, इस चक्कर में यहाँ पे एक और कॉलम घुसा नहीं पाया, विच इज़ दिस वन। देखो वाई माइनस वाई हैट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था इसके अंदर, देखो लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। बट क्योंकि दोनों साथ चलते हैं, वाई माइनस वाई हैट एंड उसका स्क्वायर, तो मैं वहाँ पर नहीं घुसा पाया, फिट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ा। तो तुम एक बार जगह मैनेज करके चलना, जगह मैनेज करके चलना, समझ गए, जगह मैनेज करके। सो अब ना उसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पर इसको वाई हैट लेट कर दूंगा सिंपली। एक्स की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पहली वैल्यू एक्स की क्या आती, पहली वैल्यू यहाँ पे एक्स की थी विच इज़ दिस 4 थी, तो मैंने 4 पुट किया, तो 4 पुट करती मेरा आंसर आया 45.22, वाई की वैल्यू 45.22 आई। ठीक है, फिर जैसे मैंने 4 पुट किया इक्वेशन में, तुम्हें पुट करके देख लेना एक बार, उतनी आएगी 45.22 ही आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 4 पुट किया तो यहाँ मेरी वैल्यू आई वाई की विच इज़ 45.22, जो कि एक्चुअल वैल्यू से बहुत थोड़ी सी अलग है। एक्चुअल वैल्यू 45 है सिर्फ, बट एक्चुअल में मेरा आया 45.22, मतलब कुछ एरर आ रहा है। वैसे तुम करो 5 पुट करके, थोड़ी सी एरर आएगी, जो कि आएगी 4 लाइक 0.48 की एरर आ जाएगी। 6 पुट करो तो अराउंड 0.26 की एरर आ जाएगा। 7 पुट करोगे तो 55 ही आएगा, डायरेक्ट एग्जैक्टली आ रहा है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। 8 करोगे पुट तो अराउंड 0.74 का एरर आ जाएगा। अब एरर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना। समझ में आ रहा है ना एरर कैसे निकाला मैंने? अब समझ में तुमको आ रहा हो यार, तो मैं कंफ्यूज भी हो रहा हूँ ना, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो y में से y हैट माइनस करना, तो अभी मैंने जब x में 4 वैल्यू पुट करी तो मेरा y हैट आया, सिंपली वही इक्वेशन है यहाँ पुट कर रखी है उसमें, वो आया मेरा 45.22 आई कुछ वैल्यू। ठीक है, एंड एक्चुअल y की वैल्यू थी 45, सिर्फ एक्चुअल y की वैल्यू सिर्फ 45 थी, तो 45 माइनस 45.22, अराउंड वैल्यू आ गई मेरी माइनस 0.22। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही कंडीशन है कि माइनस वैल्यू नहीं चाहिए हमको, इसलिए पूरे का स्क्वायर कर देते हैं हम, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, सारे एरर्स को लिख के उनका स्क्वायर करा हुआ है, एंड देन सम कर दिया, जो आया हमारा, जो मेरा आया 1.715, जो मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, एंड देन एन से डिवाइड करके ये वैल्यू निकाल ली मैंने सिंपल, जो कि आया मेरा 0.49%, नहीं 0.49% नहीं, ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज नहीं है, ये मार्क्स है, मार्क्स है। ठीक है, मार्क्स, इतने मार्क्स का एरर है। ऑन एवरेज
आर प्रेडिक्टेड, ये चैट जीपीटी लैंग्वेज, तो अपनी भाषा में लिखना, ठीक है, चैट जीपीटी लैंग्वेज ये वाली तुम लिखना अपनी भाषा में बना के। ऑन एवरेज आर प्रेडिक्टेड स्कोर्स will differ from the actual scores by only about 4.9 marks in high accuracy, है ना। सिंपल एक कमेंट कर देना अपनी लैंग्वेज बना के, इंडिकेटिंग जितना बहुत कम है ना, देखो मार्क्स की बात हो रही है 50-60 में, एंड तुम्हारी एरर बस 0.5% की ही है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कम एरर रही है, विच इंडिकेटिंग वेरी हाई एक्यूरेसी। सिंपली हमने एक्सप्लेन भी बता दिया एंड एक्यूरेसी बता दी। यूजफुलनेस मतलब कितना एक्सप्लेन करा है, ठीक है, इसका लिंक है, यूजफुलनेस का लिंक है इससे, एक्सप्लेन से। वेट ले मी गिव मी माई पेंसिल, ये इससे लिंक्ड है, एंड एरर्स एक्यूरेसी से लिंक्ड है, समझ गए। एक्सप्लेन मतलब यूजफुलनेस बतानी है, एरर मतलब एक्यूरेसी बतानी है, समझ में आया क्या क्या करा। जैसे ही मैंने देखा एक्सप्लेन लिखा हुआ है, वैसे ही मैं समझ गया मुझे निकालना है आर स्क्वायर, एंड जैसे ही मैंने देखा एरर लिखा हुआ है, वैसे ही मैं समझ गया मुझे निकालना है स्टैंडर्ड एरर, समझ गए। एंड नाउ देखते हैं फोर्थ वाला, विच इज लास्ट वन, यूजिंग ऑल योर न्यूमेरिकल रिजल्ट्स, रिलेशनशिप, प्रेडिक्शन लाइन, एक्सप्लेन वेरिएशन एक्सेट्रा, जज वेदर एटलीस्ट 7 hours पर वीक गिव्स अराउंड 55-60 मार्क्स। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इतना करने से इतना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, अराउंड आ रहा है ना, 7 hour करने से इतना इनके बीच में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, 55 से लेकर 60 के बीच में हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, है ना। एंड देन तुमसे कह रहा है सपोर्टेड, पार्टली सपोर्टेड, नॉट सपोर्टेड, ठीक है। सिंपल तुम चेक करना, अगर आंसर इनमें से इनके बीच में आ गया, फिर 60 आ गया, 55 आ गया, दोनों के बीच में आ गया, तो मतलब फुल्ली सपोर्टेड है, ठीक है। सर के हिसाब से, पूरी बात सर के हिसाब से हो रही है, मेरे से मुझसे मत पूछो, तुम सर के हिसाब से बता रहा हूँ सिंपल में, ठीक है। ऑल्दो ये केस ही ऐसा है कि आप ना पार्टली सपोर्टेड का मैटर नहीं करता, सर के हिसाब से, ठीक है, सर के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, सर के हिसाब से मैटर नहीं करता पार्टली सपोर्टेड, या तो नॉट सपोर्टेड आएगा तो सपोर्टेड आएगा। पार्टली सपोर्टेड का आप काम आएगा जब दो कंडीशन दी हुई हो, लाइक 7 hours के लिए इतना एंड 8 hours के लिए इतना, तो उनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, एक नहीं होगी, तो हम कहेंगे पार्टली सपोर्टेड। एंड अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे सपोर्टेड, एंड अगर कोई भी नहीं हो तो हम कहेंगे नॉट सपोर्टेड। बट यहाँ पे खाली केस एक ही दिया हुआ है 7 hours के लिए 55-60, तो यहाँ पे या तो सपोर्टेड होगा या तो नॉट सपोर्टेड होगा। पार्टली सपोर्टेड का कोई कंसेप्ट नहीं बनता इसके बीच में, समझ गए। सर के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, सर के हिसाब से, तो सर मार्क्स देंगे, सर के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। तो मैंने यहाँ पर निकाला 7 hours के लिए, देखते कितने मार्क्स आते हैं 7 hours के लिए। जब मैं निकाला, कहाँ चला गया, मिल जाना यार अब, अच्छा रुक जाओ, निकाल रखा था मैंने निकाल रखा। जब भी जब तो निकालो 7 hours के लिए, तो निकालो 7 hours के लिए, तो इट्स एग्जैक्टली 55, इतना मार्क्स आया एग्जैक्टली। कैसे निकालोगे, इक्वेशन पुट करके, सिंपल पुट करना इक्वेशन के अंदर, निकल जाएगी वैल्यू, एक्स के जब 7 पुट कर देना आ जाएगा 55 आएगा एग्जैक्ट, ठीक है, वो पुट कर देना। तो 55 आया, तो मैंने देखा हाँ इसके बीच में आ रहा है, तो मैंने कमेंट कर दिया फुल्ली सपोर्ट, बिकॉज के बीच में आ रहा था, या तो ये आना चाहिए, दोनों वैल्यूज आनी चाहिए, या तो उसके बीच में आना चाहिए, तो मैंने 55 आ रहा था, मतलब ठीक है सपोर्टेड है, सपोर्टेड है, पहला आंसर हो गया। एंड ना प्रपोज शॉर्ट इम्प्रूव्ड रूल बेस्ड ऑन एनालिसिस। अब देखो ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। सर ने क्या कहा, मेरी बात छोड़ दो तुम, सर ने क्या कहा वो सुनो। सर ने ये कहा कि देखो यूज़फुलनेस बहुत ज़्यादा हाई है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये जो मॉडल है पहले से ही बेटर है, ये जो चीज़ है, ये रूल है पहले से ही बहुत बेटर रूल है ये, ठीक है, बहुत बेटर रूल है पहले से ही, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट नीडेड लिख देना है ना। और ये कैसे लिखना है, लिखना कैसे है इस चीज़ को, ऐसे लिखना, देखो इन वर्ड्स का यूज़ करना है। इन जब भी तुम्हें लगे कि कोई इंप्रूवमेंट नीडेड नहीं है, कोई भी तुम कर नहीं सकते बिकॉज सब कुछ पहले से ही ओके है, तो इन वर्ड्स का यूज़ करना। इट सीम्स करेक्ट एंड करेक्टली एक्सप्लेन, इट सीम्स दैट द गिवन थिंग इज ऑलरेडी फुल्ली एक्यूरेट एंड मोर यूजफुल एंड नो करेक्शन नीडेड, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करना। इट सीम्स, करेक्ट, क्लोजली रिलेटेड, ठीक है, इस तरह के वर्ड का यूज़ करना जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ पहले से ओके है एंड कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर वही होगा कि सब कुछ पहले से ठीक है। इट सीम्स दैट द करेंट रूल इज क्लोजली और करेक्टली एक्सप्लेन द करेंट थिंग्स, दैट्स वाई नो न्यू इम्प्रूव रूल इज नीडेड, ठीक है, समझ गए, इसका ये आंसर होगा सिंपली, बिकॉज सब कुछ पहले से ठीक है।
एंड मान लो ठीक नहीं होता तो, मान लो एक्यूरेसी कम होती तो, मान लो अगर एरर ज़्यादा होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करना था। अगर नहीं होता था, सब कुछ खराब खराब होता, ठीक है, सब कुछ मान लो खराब, अभी तो ठीक है सब कुछ, सब कुछ खराब होता तो क्या करते? तो कुछ नहीं करना था, बस जाना इक्वेशन के पास, ठीक है। बेस लाइन आगे साहब लिखने वाला होगा, टेक्स्ट का भी ऑप्शन होगा ना, हाँ लिखने का है। देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। ये हमारी इक्वेशन है, कहाँ चली गई? हाँ ये रही, ठीक है, इक्वेशन हमारी है। अगर करेक्ट ना हो तो, अभी सब कुछ ठीक है, अगर ना हो तो क्या करना है? ये हमारा टेक्स्ट है, देखो, द न्यू रूल शुड बी that the base line should start with 32.18 ना, 32.18 marks, and with each R increase, there should be a increase of 3.3 marks, 3.26 लिख दो यार, 3.26 मार्क्स, ठीक है। ये न्यू रूल बन गया। सिंपली अगर तुमसे कहे न्यू रूल बनाओ एंड एग्जिस्टिंग वाला तुम्हें लगे गलत है, एक्यूरेट नहीं है, खराब है, सिंपली तुम कुछ नहीं करना, यहाँ पे मार्क्स है ना, मार्क्स जो भी तुम्हारा यूनिट होगा वो यूनिट से रिप्लेस कर देना इस चीज़ को, एंड बेस लाइन को लिख देना जो यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारे इक्वेशन के अंदर, मतलब बेसिकली जो इंटरसेप्ट है, यार छुप गया ना, इंटरसेप्ट का 3.18 है ना, 32.18, सिंपल यहाँ पे तो यूनिट मार्क्स थी, ठीक है, जो भी तुम्हारी यूनिट होगी वहाँ पे, यूनिट इसकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, लाइक नहीं डिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट, जो भी होगी वो लिख देना, इन सेम सेम चेप देना वहाँ पे, सेम टू सेम ये लाइन चेप देना, सेम टू सेम। अगर तुम्हें लगे कि एक्यूरेसी ख़राब है, यूजफुलनेस ख़राब है, सेम टू सेम तुम लाइन चेप देना, द न्यू रूल शुड बी डेट द बेस लाइन शुड स्टार्ट विथ 32.18 मार्क्स, बिकॉज यूनिट मार्क्स थी, एंड विथ ईच आर इंक्रीज, आर मतलब जो इंडिपेंडेंट था हमारा, विच ईच आर इंक्रीज शुड बी इंक्रीज विथ 3.26 मार्क्स, ठीक है। ये न्यू रूल बन जाएगा। अगर तुम्हें लगे कि ज़रूरत है न्यू रूल की, समझ गए, तब करना है। एंड अब सुनो, अब तो मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवाई दिया है, एंड मैंने तीनों बातों को डिस्कस कर लिया है ना, तीनों चीज़ डिस्कस कर ली मैंने जिस पे आने वाला था, ये डिस्कस कर लिया, डायरेक्शन स्ट्रेंथ, आर स्क्वायर, एंड स्टैंडर्ड एरर, सबके फॉर्मूलाज के अंदर लिखे हुए हैं, ये मैं अटैच कर दूंगा सीट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, पढ़ लेना इससे, ठीक है। अब सुनो टिप्स क्या है, इन गलतियाँ बच्चे क्या करते हैं। अब देखो, अगर तुमने बाय चांस, बाय लक, कुछ भी तुम करो, तुमने अगर ये गलत कर दिया, तुमने कहीं भी तुमने गलत कर दी कैलकुलेशन, मान लो तुम्हारा कोरिलेशन आ गया 96, यहाँ पर 99.7 आना चाहिए था, बट मान लो तुमसे कुछ गलती हो गई, तुमने निकाल दिया 96 निकाल दिया, ठीक है, तुमने निकाला 96, 0.96 तुम्हारा आया आंसर, ठीक है। अब देखा जाए तो इतना गलत नहीं है ये, 0.99 है, 0.96 है, बट सर इसको गलत मानते हैं, सर के हिसाब से गलत है। अब ना इसमें भी तुम्हारे जो सारे ये जो हैं, ये सारे जो तुम्हारे इंटरप्रिटेशन है, सारे सही आएंगे, सारे सही होंगे, बिकॉज ये भी तो अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है, ये भी क्लोज टू 1 है, बट सर बस ये देखेंगे तुम्हारा कितना पास आएगा, तुमने ये, अगर तुमने ये देखा सर ने बस, तो उसके बाद सर पूरा पढ़ते ही नहीं है, इसका सर ये पढ़ेंगे ही नहीं, सर नहीं पढ़ेंगे ये पूरा, बस सर ये देखते हैं तुमने, सर पहले देखते हैं क्या करा बच्चे ने कैलकुलेट, सर पहले देखते हैं कि बच्चे ने न्यूमेरिकली सही निकाला है क्या निकाला, अगर न्यूमेरिकली सही होगा तभी सर आगे जाके पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन, समझ गए। अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत हो गया, पॉइंट भी कुछ पॉइंट्स भी गलत हो गया मान लो अगर, तब भी सर उसको पूरा गलत मान लेते हैं, पूरा काट देते हैं, सिंपल सी बात है, समझ गए। तो बहुत केयरफुल ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना, बिकॉज अगर न्यूमेरिकल गलत हुआ तो तुम्हारा लिखने का कोई फायदा होगा नहीं, सब गलत हो जाएगा तुम्हारा, पूरे 0 मार्क्स पूरे 0 हो जाएंगे तुम्हारे मार्क्स, पूरे 0, समझ गए। तो बहुत केयरफुली करना कैलकुलेट, बहुत केयरफुली करना कैलकुलेट, समझ गए। एंड स्पेस को मैनेज करना, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ मैं स्पेस मैनेज नहीं कर पाया, यहाँ पे मैं स्पेस देखो, मैंने तो घर में बैठ के किया आराम शांति से, तभी मैं स्पेस मैनेज नहीं कर पाया। एंड अराउंड A4 साइज का इतना बड़ा सीट आता है एग्जाम में भी,
उसमें भी स्पेस कम ही होता है, ठीक है। तो करना स्पेस को मैनेज, पहले ही मन में सोच लेना क्या क्या निकालना पड़ रहा है। एंड अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अराउंड 9 तो तुम्हें लाइन, लाइक 9 तो वहाँ पे लाइन ना, तो अराउंड तुम्हें 8 लाइन तो खींचनी पड़ेगी, 8 लाइन तुम्हें खींचनी पड़ेगी, समझ के चलो तुम ये बात। तो 8 लाइन तो खींचेगी, ठीक है, कम से कम मिनिमम खींचेगी 8 लाइन तो, ताकि 9 कॉलम बन सके। तो स्पेस मैनेज करना, ठीक है। एंड फॉर्मूला के कोई मार्क्स नहीं है, फॉर्मूला के 0 मार्क्स है। कोई सोचे फॉर्मूला के मार्क्स मिल रहे, नहीं, फॉर्मूला के कोई मार्क्स नहीं है ना। एंड चैट जीपीटी लैंग्वेज मत लिखना, क्योंकि सर पढ़ लेते हैं लैंग्वेज, सर समझ आ रहा है चैट जीपीटी की लैंग्वेज है, एंड वो देखा तो सर 0 मार्क्स कर देंगे सिंपल, ठीक है। एंड हो सके तो न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जो तुम्हारा आंसर है उसको तुम करना हाईलाइट, एंड प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही करना, ऐसा नहीं करना लाइक जैसे कुछ बच्चे चालाक होते हैं, वो ना x माइनस एक्स को निकालते ही नहीं, डायरेक्ट ही दिमाग लगा लगा के वो डायरेक्ट ही स्क्वायर कर देते हैं, ये लिखते ही नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर निकाल देते हैं बच्चे। ऐसा भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप ही करना है इन सबको, ठीक है। आई ऑल्सो फॉरगॉट 2 थिंग्स, लाइक मैंने कहा था कोरिलेशन -1 से 1 के बीच में होता है, एंड -1 एंड 1 भी हो सकता है। सो कोरिलेशन 0 भी हो सकता है, ठीक है, एंड 0 का मतलब है नो रिलेशन, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है वहां पे। एंड अनदर थिंग इज कि कभी कभी है ना हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर वो भी हो सकता है ना। तो इस हालातों में ना, इस तरह केसेस में आपको अपना चालाक दिमाग यूज करना है, ठीक है। एंड क्या करना है, चालाकी करके दोनों लिख देना उसमें, है ना, इन सच अ वे कि जो आपको लगता है ज्यादा हो सकता है वो ऊपर रहे, एंड जो कम चांस है वो नीचे रहे, समझ गए। ताकि अगर मार्क्स बाई चांस कट भी जाए तो रिवैल्यूएशन के टाइम पे ना आप दिखा पाओ सर मैंने तो लिखा था, है ना। तो ऐसा मत करना कि जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसका आंसर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो दोनों लिख देना, ठीक है। वरना अगर आपने किसी कोई एक लिखा और दूसरा हुआ तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे बिना पूछे, मतलब उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 0 हो जाएंगे। तो चालाकी यूज करना है, दोनों लिख देना मिक्स करके, समझ गए। कोई छोड़ के मत आना अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो। एंड आई डोंट थिंक सो आप कुछ भी मिस कर दिया है, मैंने सब कुछ तो मैंने समझा ही दिया है, ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, और कुछ मैंने मिस नहीं किया है। प्रिडिक्शन एरर भी समझा दिया, इसका ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड एरर का ये फॉर्मूला होता है, शुड बी मैक्सिमम, एरर शुड बी मिनिमम, बेसिकली कोफिशिएंट, हाँ इसको ना आर स्क्वायर को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसका नाम होता है, आर स्क्वायर का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है, ये कहते हैं इसको। एंड अब आई डोंट थिंक कुछ भी रह गया है मुझसे, कुछ भी मैंने मिस कर दिया है, तो आप खुद से ट्राई करना। अगर तुमसे कहे कि निकालो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब बोल रहा है आर स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। एंड आर मतलब कोरिलेशन होता है, समझ गए। रूल पूछा जाएगा तो चेक करना कि पहला वाला सही है कि नहीं, पहला वाला सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये लाइन चेप देना विद द चेंज इन वैल्यूज़ एंड यूनिट्स, समझ गए। यप, एज यूजुअल मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, विच इज़ दिस, कि मैंने ये भी अटैच कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, मैंने केस स्टडी सॉल्यूशन उसका एंड एक PYQ अटैच कर रखे हैं। एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड बाय मी कि आप ये सारे सॉल्व कर लो, ठीक है, इट्स हाईली रिकमेंडेड बाय मी बिकॉज इट विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू स्कोर गुड, ठीक है। तो पहले केस स्टडी करना, अच्छे सॉल्यूशन उन्होंने देख के अच्छे से करना, तीनों पार्ट उसके, है ना, स्ट्रेंथ, आर स्क्वायर एंड एरर, ठीक है, अच्छे से करना वो सब चीज़ें। एंड देन ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बिकॉज इट दे आर हाईली रिकमेंडेड बाई मी, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो इट विल इनडायरेक्टली हेल्प यू टू स्कोर गुड, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, any queries, anything, you can ask me personally even, and even the comments, ठीक है। एंड वन मोर सजेशन फॉर यू ऑल, 2 सजेशन बेसिकली, सब लेके जाना, कैलकुलेटर वगैरह सब लेके जाना, सब कुछ लेके जाना, समझ गए, कुछ भी मिस मत करना। बच्चे कैलकुलेटर लेके नहीं आते हैं यार, पता नहीं क्यों, है ना। एंड कमेंट चेक करते हैं, इस वीडियो के कमेंट चेक करते हैं ना, मे बी मैं कुछ एरर कर दूँ, कुछ नीचे ऐड करनी हो तो मैं पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार जाने से पहले भी असाइनमेंट 2 में इस वीडियो का कमेंट चेक कर लेना, पिन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।